वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। है प्रैक्टिस सेट नंबर 21। प्रैक्टिस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 21 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है कौन सी? पाइज, मैक्सवेल, नॉट, डॉप्सन। वायुमंडल की ओजोन परत नापने की इकाई है डॉप्सन। डी है इसका आंसर। देखिए, वायुमंडल की मध्य परतों में जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन सांद्रता की कमी को ओजोन परत की कमी कहा जाता है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद हानिकारक है। क्या? ओजोन परत का कम होना या पतली होना। ठीक है। मुख्य रूप से मनुष्य द्वारा उत्पादित हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि CFC हो गए, HFC हो गए, हेलॉन हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड के उत्सर्जन के कारण ये सब होता है। ठीक है। ओजोन परत की कमी। एक ओजोन छिद्र है। ओजोन छिद्र को आमतौर पर पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु के ऊपर ओजोन के कुल स्तंभ में कमी से मापा जाता है, जिसे आमतौर पर डॉप्सन इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जिसे संक्षेप में DU कहा जाता है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बी है इसका आंसर। पलायन वेग जो है वो खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बिना किसी त्वरण के पलायन के लिए आवश्यक वेग है। और पृथ्वी की सतह पर यदि वायुमंडलीय प्रतिरोध की उपेक्षा की जाए तो पलायन वेग का परिणाम लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 6.96 मील होगा। फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पेलिनोलॉजी, कौन सा इसमें मिसमैच है, सही सम्मिलित नहीं है? फ्रेनोलॉजी मानव खोपड़ी का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी होता है फूलों का अध्ययन या पुष्पों का अध्ययन, और घासों का अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी। तो दूसरा तीसरा तो गलत हो गया। फेलिनोलॉजी परागकणों और अन्य बीजाणुओं का अध्ययन, ये ठीक है। अच्छा, अपने को सही नहीं है बताना है तो बी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तीसरा गलत है, मिसमैच है। फ्रेनोलॉजी मानव खोपड़ी का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, और एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, और पेलिनोलॉजी परागकणों और अन्य बीजाणुओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म यानी उष्ण रक्तीय जीव वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। मनुष्य कैसा है? मनुष्य भी एक ऊष्म रक्तीय जीव है, यानी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। तो चाहे पृथ्वी पर किसी गर्मी वाले पॉइंट्स पर चले जाओ या रूस के याकुत्सक जो सबसे ज़्यादा ठंडा है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान तो 37 डिग्री ही रहता है। आवश्यकता के अनुसार उसको कपड़े पहनने और उतारने पड़ेंगे। तो हमेशा स्थिर तापमान। ठीक है, सी है इसका आंसर। उष्ण रक्तीय जीव यानी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म वे जीव हैं जो शरीर के अपेक्षाकृत स्थिर आंतरिक तापमान को बनाए रख सकते हैं। यह थर्मोरेगुलेशन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जो ऊष्मा के उत्पादन और हानि को नियंत्रित करके शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने की क्षमता है। उष्ण रक्तीय जीव में उच्च चपाचे यानी हाई मेटाबॉलिज्म के कारण यह प्रक्रिया होती है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिनमें फर या पंखों का एक कोट होता है जो गर्मी में निर्वहन में मदद करता है। ठीक है। गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण में मनुष्य हो गया। इसके अतिरिक्त जो स्तनधारी हैं, कुत्ते हो गए, बिल्ली जैसे स्तनधारी भी। साथ ही पक्षी वर्ग में गोरैया और चील जैसे पक्षी भी शामिल है। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना होगा। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। अब बता आ जाइए, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की क्या भूमिका है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है सक्रियण ऊर्जा को कम करना। देखिए, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो कम सक्रियण ऊर्जा के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करके रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित करता है। यह अभिक्रिया के अंतर में अपरिवर्तित रहता है तथा साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। NaCl का तो सभी को पता होगा, साधारण नमक है।
NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो A का हो गया 2, B का हो गया 4, C का हो गया 1, D का हो गया 3। C है इसका आंसर। साधारण नमक जो है सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम Na और क्लोरीन Cl आयनों के संयोजन से बनता है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सूत्र। पीएच पर बड़े क्वेश्चन बनते हैं, पीएच और उसके एग्जाम्पल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएच स्केल 0 से 10 के बीच होता है, जिसमें 0 उदासीन होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्षारीय विलयन की तुलना में कम होता है, अधिक होता है? देखिए इस तरह से समझिए इसको, ये स्केल है पीएच स्केल, ये होता है 0 to 14, 0 से 14। 7 यहाँ होगा, तो जो 7 जो होता है ये उदासीन होता है, ना कि 0। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अब जितना 7 के इधर जाएगा वो विलयन अम्लीय होता जाएगा, और जितना 14 की तरफ जाएगा उतना क्षारीय होता जाएगा। तो क्या है? अम्लीय विलयन का पीएच, यानी इस साइड का जो पीएच है क्षारीय विलयन की तुलना में कम होता है। बिल्कुल ये ठीक है। तीसरा केवल सही है, बी है इसका आंसर। पीएच स्केल 0 से 14 होता है, ना कि 0 से 10। 7 उदासीन है, 7 के नीचे चले जाओ विलयन अम्लीय होता जाएगा, ऊपर आओ क्षारीय होता जाएगा। पीएच जिसे अम्लता अथवा क्षारता भी कहा जाता है, ऐतिहासिक रूप से हाइड्रोजन की क्षमता को दर्शाता है। यह एक पैमाना है जिसका उपयोग जलीय विलयन की अम्लता अथवा क्षारता को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्षारीय विलयन की तुलना में कम होता है। किसी चालक का ताप बढ़ा दीजिए, उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक का ताप बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप घटा देंगे तो कम हो जाएगा। किसी चालक के ताप में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति बढ़ जाती है, परिणामस्वरूप धनात्मक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों के संघटकों की संख्या बढ़ जाती है, अतः ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत धारा प्रवाहित धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धारा के समानांतर एवं वृत्ताकार होती है। सी है इसका आंसर। स्कूल में पढ़ा होगा आपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रवाहित धारा तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के वृत्ताकार परिपथ का निर्माण करती है और दिशा धारा के समानांतर होती है। वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करनी है अपने को, सामान्यतः किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे? C++, जावा, पाइथन, HTML, CSS। डी है इसका आंसर, HTML या CSS। देखिए HTML और CSS जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। गतिशील सामग्री यानी डायनामिक कंटेंट और कार्य क्षमता के लिए जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज का प्रयोग प्रायः HTML और CSS के संयोजन से किया जाता है। अब आ जाइए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। यह है अम्ल का नाम, यह है उपस्थिति। सिरके का तो सभी को पता होगा, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, और टार्टरिक में हो गया, टार्टरिक अम्ल इमली में। तो ए का हो गया 4, जहाँ जहाँ नहीं हटाइए। बी का हो गया 3, बी है इसका आंसर। यह है अम्ल का नाम जहाँ वो पाए जाएंगे जिस फल में, जिस जीव में। एसिटिक अम्ल बहुत पूछते हैं सिरके में, और साइट्रिक अम्ल बहुत पूछते हैं। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल की बात है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि संतरा, नींबू, मौसम्बी, कीनू, बहुत पूछते हैं इसको भी। एक लैक्टिक अम्ल है दही में, दूध में, दही में। एस्कॉर्बिक अम्ल भी खट्टे फलों में होता है, आंवला खट्टे फल में, याद रखना है इसको, ठीक है। एस्कॉर्बिक और साइट्रिक ये खट्टे फलों में होता है। टार्ट्रिक इमली में हो गया, अंगूर में हो गया, कच्चे आम में। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में हो गया। फॉर्मिक अम्ल हो गया चींटी के डंक में। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जोड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज़ जो है वो PDF फॉर्मेट में है, जिसमें एक टेस्ट में मिनिमम 100 या 150 प्रश्न होंगे। इस तरह के 3000 प्लस क्वेश्चन होंगे।
12वां प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के संदर्भ में। देखिए, आंखों में दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। सवाल बनता है इस पे कि प्रतिबिंब के ऊपर बन जाएगा कि ये दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा। रेटिना पर तो बनेगा नहीं, अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो कोई दोष ही नहीं होता। ठीक है, कहने को निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यहाँ लिखा है व्यक्ति दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। गलत है। कहने को निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसी तरह से दूरदृष्टि दोष में बताया, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दूरदृष्टि दोष में निकट की नहीं देती। दूरदृष्टि दोष में उम्र बढ़ने के साथ आंखों की संवेदन क्षमता कम हो जाती है। दूसरा सही है केवल। ये दो है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया जिसको बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जो है वो दूरदृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष कहने को निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। निकट दृष्टि दोष में किसी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के सामने बनता है, रेटिना पर नहीं बनता। अगर रेटिना पर बनता तो दोष नहीं होता। कारण क्या है निकट दृष्टि दोष के? आंख के लेंस की अत्यधिक वक्रता, और क्या है, नेत्र गोलक का लंबा होना। सही कैसे करेंगे इसको? आवश्यक शक्ति वाले अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग करके इस दोष को ठीक किया जा सकता है। इसी के विपरीत होता है दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में पीड़ित दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पास की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। तो एक में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन रहा है, एक में रेटिना के पीछे। अगर रेटिना पर बनता तो कोई दोष ही नहीं होता। वो किस में बनता है? स्वस्थ व्यक्ति में, जिस व्यक्ति की आंखें स्वस्थ होती हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? नेत्र लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी या नेत्र गोलक बहुत छोटा हो गया है। सही कैसे करेंगे? आवश्यक शक्ति के उत्तल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग करके इस दोष को ठीक किया जा सकता है। सॉरी, कॉन्वेक्स का। ठीक है, इस तरह से याद रखिए हिंदी में इसको। जैसे कि दूर दृष्टि, दूर ऊ का साउंड आ रहा है तो उत्तल लेंस से सही करेंगे। निकट अवतल का साइन आ रहा है, साउंड आ रहा है तो अवतल लेंस। ऐसे याद रखिएगा अगर अंग्रेजी में कन्फ्यूजन है तो। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सम्मिलित है? डायनामो है, बैटरी है, सितार है, मोमबत्ती है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ये ठीक है। बैटरी हो गई रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ये भी ठीक है। सितार हो गया यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यानी मैकेनिकल वेव को, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में, ये भी सही है। मोमबत्ती होगी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यानी केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। सारे के सारे सही हो गए, तो डी है इसका आंसर। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा स्कूल में। क्या था वो? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? एक प्रणाली में हमेशा ऊर्जा की समान मात्रा होती है जब तक कि इसे बाहर से नहीं जोड़ा जाता। ये हैं उपकरण, ये हैं उनके रूपांतरण। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सितार हो गया यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और बैटरी हो गई रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि पृथ्वी के चारों ओर कोई वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी में तापमान कैसा होता? पृथ्वी का पड़ोसी है चंद्रमा, वहां नहीं है वायुमंडल। रातें इतनी ठंडी हो जाती हैं, दिन इतने गर्म। ठीक है, कि जीवन की संभावना ही नहीं है। तो दिन के समय तापमान इतना बढ़ जाएगा, रात के समय इतना कम हो जाएगा। देखिए, वायुमंडल जो है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है तथा वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय के साथ साथ पूरे वर्ष भर स्थिर रखता है। वायुमंडल दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है, साथ ही रात्रि के समय यह बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा के परिवर्तन को धीमा करता है।
चंद्रमा जो है सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर स्थित है जितनी दूरी पर पृथ्वी है। इसके बावजूद चंद्रमा की सतह पर बिना वायुमंडल के तापमान -190 डिग्री सेल्सियस और प्लस में 110 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है। भारत में जो सबसे ठंडा है रूस का याकुत्स्क, उसमें 60 डिग्री 65 डिग्री 68 58 इतना जाता है और हालत ख़राब है वहाँ। ठीक है। हम सोच के देखिए कि 190 में क्या हाल हाल होगा मानव जीवन का। इसी प्रकार यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन बहुत गर्म होते और रातें बहुत ठंडी होती। शुक्र ग्रह का भी यही हाल है, दिन का 400 डिग्री तक चला जाता है और अम्ल वर्षा की बारिश होती है वहाँ पर, तो जीवन है ही नहीं। वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन की दर बढ़ जाएगी, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाएगी। ठीक है। सतह क्षेत्र में वृद्धि के साथ भी बढ़ जाएगी, वायु की गति के साथ भी बढ़ जाएगी, सारे सही हैं। देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे तापमान पर वाष्प में बदलने की घटना को वाष्पीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए गीले कपड़े वाष्पीकरण के कारण सूख जाते हैं। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सतह क्षेत्र में वृद्धि कर दीजिए, तापमान में वृद्धि कर दीजिए, आर्द्रता में कमी होनी चाहिए, बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए आर्द्रता, वायु की गति में वृद्धि होनी चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विद्युत चुंबकीय तरंगे या गैर यांत्रिक तरंगे एक ही बात है। ठीक है। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे गैर यांत्रिक तरंगे हैं। गैर यांत्रिक तरंगे निर्वात में गमन कर सकती हैं, रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो याद रखिएगा, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों पर प्रश्न है तो समझ लीजिए कि गैर यांत्रिक तरंगों के ऊपर प्रश्न है। प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है और रेडियो तरंग भी एक यांत्रिक तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। बिल्कुल निर्वात में गमन कर सकती हैं ये, और विद्युत चुंबकीय तरंगे ही गैर यांत्रिक तरंगे हैं। सारे के सारे सही हैं, डी है आंसर। गैर यांत्रिक तरंगे यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है, इनके विपरीत याद रखना। वो निर्वात में नहीं गमन कर सकती, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। प्रकाश दौड़ता है निर्वात में। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती गैर यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। एग्जाम्पल: प्रकाश, ऊष्मा, रेडियो तरंगे, एक्स रे। गैर यांत्रिक तरंगे निर्वात में यात्रा कर सकती हैं, जैसे कि प्रकाश हो गया, एक्सरे हो गया, रेडियो तरंगे हो गई। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे गैर यांत्रिक तरंगे हैं, ये फोटोन से बनी होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC कहलाती है। मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स है WBC। देखिए, ल्यूकोसाइट्स को WBC के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसके कारण ये रंगहीन होती हैं। काम क्या है इनका? बाह्य कारकों के खिलाफ शरीर की रक्षा में विशिष्ट हैं, हमारी प्रतिरक्षी प्रणाली का हिस्सा हैं। तो WBC हो गया। अब इसके विपरीत आ जाइए RBC पर। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। RBC का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कौन सा सही है? बिल्कुल, RBC एरिथ्रोसाइट्स है, WBC ल्यूकोसाइट्स है। RBC का जीवन काल 100 से 120 दिन, लाल रंग है इनका हीमोग्लोबिन के कारण, डी सही है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ब्लड में है हीमोग्लोबिन। तो RBC एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। लाल रंग इनका लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कभी कभी एग्जाम्स में SSC में प्रश्न कई बार पूछा है कि हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और RBC का जीवन काल कितना, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, बहुत 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 पूछा है SSC में, रेलवे में। 100 से 120 दिन। स्टेट के PCS में 19वां प्रश्न है, ये कुछ मेडिसिन है यानी औषधियाँ, उदाहरण इनके किस किस में कौन सी काम आती है? जो नहीं काम आती वो गलत है। मलेरिया रोधी, अक्सर प्रश्न बनते हैं मलेरिया रोधी पे। कुनैन मलेरिया रोधी है, क्लोरोक्वीन भी मलेरिया रोधी है, सही है। एस्प्रिन, एस्प्रिन ज्वरनाशक है और एस्प्रिन दर्दनाशक भी है, ये तो ठीक हो गया। लेकिन फिनॉल जो है वो दर्दनाशक नहीं है, ये गलत है। प्रतिरोधक आयोडीन है, ठीक है, बी गलत है। फिनॉल का तो पता ही होगा आपको कि क्या यूज़ होता है। ठीक है, फिनॉल जो है वो हो गया डिसइंफेक्टेंट,
यानी वे सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और जीवित ऊतकों के लिए भी जहरीले होते हैं। उनका उपयोग शौचालय के उपकरणों एवं कपड़ों को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, उदाहरण के तौर पर फिनॉल। बाकी प्रतिरोधक जो है रजिस्टर्स में क्या है, डिटॉल है, एक्रिफ्लेविन है, आयोडीन है, मिथिलीन ब्लू है। दर्दनाशक कौन कौन सी एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक में आती है एस्प्रिन, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, हेरोइन है, कुटीन है, मॉर्फिन है। ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक में एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, फेनासेटिन है। ठीक है, जो एस्प्रिन है वो दर्दनाशक भी है और ज्वरनाशक भी, याद रखना। मलेरिया रोधी यानी एंटी मलेरियल ड्रग में कुनैन है, बहुत नॉन ड्रग है ये, क्लोरोक्वीन है और पैराक्विन है। इसके अतिरिक्त एंटीबायोटिक में बहुत प्रश्न बना पेनिसिलिन पर, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसेटिन है और टेट्रासाइक्लिन है। इसके अतिरिक्त एक सल्फा ड्रग होती है। सल्फा ड्रग क्या होती हैं? वे एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प हैं और दवाओं के एक समूह से संबंधित हैं जो सल्फानिलमाइड के व्युत्पन्न हैं। फॉर एग्जांपल सल्फाडियाजिन और सल्फागुआनिडाइन। चलिए 19 हो गया। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे कम है? ये तो चलो आसान सा हो गया कि सबसे कम किसका, सबसे अधिक किसका है, सीधा सीधा आंसर है। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा टफ अगर एग्जामिनर बनाए तो निम्नलिखित ईंधन का कैलोरी मान के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखिए। तो सबसे ज़्यादा तो इसमें हाइड्रोजन का है, उससे कम है मीथेन यानी CH4 का, उससे कम है LPG का, और सबसे कम है यहाँ पर सूखी जलाऊ लकड़ी यानी ड्राई फायरवुड का। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे कम पूछा है ना, सबसे अधिक पूछता तो सी होता। देखिए, किसी ईंधन का ऊष्मामान या कैलोरी मान उसके दहन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा है। यह ईंधन के ऊर्जा घनत्व का माप है और इसे प्रति किलोग्राम ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है। विभिन्न ईंधनों का कैलोरी मान, ये कैलोरी मान है, ये ईंधन है। तो हाइड्रोजन का है सबसे ज़्यादा, तो 120 से 142 मेगा जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद मीथेन का यानी CH4 का 50 से 55 मेगा जूल प्रति किलोग्राम। फिर LPG का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, 46 से 51 मेगा जूल प्रति किलोग्राम। डीजल ईंधन का 42 से 46 मेगा जूल प्रति किलोग्राम। कच्चे तेल का इसी के समान है, 42 से 47 मेगा जूल प्रति किलोग्राम। पेट्रोलियम या गैसोलीन का 44 से 46 मेगा जूल प्रति किलोग्राम। इसके अतिरिक्त नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस का कितना है? 42 से 55 मेगा जूल प्रति किलोग्राम तक। कठोर काले कोयले का 23.9 मेगा जूल प्रति किलोग्राम, और सबसे कम है सूखी जलाऊ लकड़ी 16 मेगा जूल प्रति किलोग्राम। तो साइंस के बड़े ही इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न किसी भी स्टेट के PCS के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करना होगा। जो नहीं चाहते वीडियोस देखना, ठीक है, प्रिंट निकाल कर पढ़ना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं इसको।